वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिएंस को, जिसको नेचर स्मॉलेस्ट जेनेटिक इंजीनियर भी कहा जाता है। इसके अंदर हम देखेंगे कि एग्रोबैक्टीरियम बेसिकली कैसे इन्फेक्शन काज करता है और हम इसकी नेचुरल एबिलिटी जो है इसको कैसे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अपने मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो पहले इसके ब्रीफ से इंट्रो की अगर बात करें तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिएंस प्लांट्स के अंदर प्लांट्स कौन से जो जिम्नोस्पर्म्स होंगे और एंजियोस्पर्म में से डाइकॉट्स, इनके अंदर एक डिजीज़ काज करता है जिसको हम क्रोन गॉल डिजीज़ बोलते हैं। इस डिजीज़ के अंदर होता क्या है कि प्लांट का वो पोर्शन जो सॉइल के अंदर है, जैसे कि रूट्स होगी या सॉइल के साथ अटैच जो स्टेम होगा, उसके ऊपर गॉल्स प्रोड्यूस होते हैं ट्यूमर्स की तरह, जिनकी सरफेस रफ सरफेस होती है। शुरू में अगर देखा जाए तो इसका क्रीम कलर्ड होते हैं, जैसे ही सेल मैच्योर होंगे तो इसका कलर डार्क ब्राउन और या ब्लैक के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये पाया कहाँ पे जाता है? सॉइल के अंदर पाया जाता है। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जिसके शेप है रॉड शेप्ड, और प्लांट के अंदर एंटर होता है ये वॉन्स के ज़रिए से। और कहा क्या प्रोड्यूस करता है वहाँ पे? ट्यूमर हम कह सकते हैं कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्रोबैक्टीरियम कहाँ पे सॉइल के अंदर मौजूद है। जैसे ही कट आएगा तो एग्रोबैक्टीरियम यहाँ से प्लांट के अंदर एंटर होगा और ये एक क्रोन गॉल जिसको हम बोल रहे हैं, ये एक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करेगा, स्टेम का वो पोर्शन जो सॉइल के साथ अटैच है। अच्छा, उसके बाद साइंटिस्ट ने ये स्टडी करना शुरू कर दिया कि टीआई प्लाज्मिड की वजह से डिजीज़ पैदा हो रही है, तो इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करना शुरू किया। तो उन्होंने एक बात जो नोट की वो ये थी कि एग्रोबैक्टीरियम उसी वक्त प्लांट के अंदर क्रोन गॉल डिजीज़ प्रोड्यूस कर सकता है जब उसके अंदर एक प्लाज्मिड हो, टीआई प्लाज्मिड या ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। अगर ये नहीं होता तो वो प्लांट के अंदर वो डिजीज़ प्रोड्यूस नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि ये प्लाज्मिड यानी कि ये इसका डीएनए वाला पोर्शन उसके अंदर इन्वॉल्व है, तो ये डिजीज़ डीएनए लेवल पर है। इसको मज़ीद कन्फर्मेशन इस तरह से हुई कि अगर कोई प्लांट इन्फेक्टेड है और उसके ऊपर जो बैक्टीरिया है जो एग्रोबैक्टीरियम, उसको किल कर दिया जाए ट्रीट करके एंटीबायोटिक से, तो उसके बाद भी वो डिज़ीज़ स्प्रेड होती रहती है। मज़ीद ये भी कि अगर एक इन्फेक्टेड प्लांट है और उसको हेल्दी प्लांट के ऊपर ग्राफ्ट कर दिया जाए तो वो इंडक्शन ट्यूमर इंडक्शन हेल्दी प्लांट के अंदर भी हो जाती है। तो इससे ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि ये बैक्टीरिया अपना डीएनए जो है या टीआई प्लाज्मिड वो ट्रांसफ़र करता है प्लांट के अंदर। इसके बाद बैक्टीरिया खुद किल भी हो जाए तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बीमारी वैसे ही स्प्रेड होती रहती है। फिर मज़ीद जब स्टडी किया गया टीआई प्लाज्मिड को, तो साइंटिस्ट ने देखा कि पूरे का पूरा टीआई प्लाज्मिड ट्रांसफ़र नहीं होता, बल्कि उसका एक पोर्शन ट्रांसफ़र होता है जिसकी वजह से उसको टीडीएनए या ट्रांसफ़र डीएनए कहा जाता है। तो ये सामने टीआई प्लाज्मिड की डायग्राम है। तो इसके अंदर जो ऊपर वाला पोर्शन है, इसके जो लेफ़्ट बॉर्डर और ये जो राइट बॉर्डर है, इस बॉर्डर के दरमियान वाला रीजन जो है ये टीडीएनए कहलाता है। ये आगे ट्रांसफ़र होता है प्लांट के अंदर। तो ये कैसे ट्रांसफ़र होगा? तो ये यहाँ से बॉर्डर से कट होगा और यहाँ से प्लांट के साइटोप्लाज्म से होता होगा और न्यूक्लियर पोर से होता हुआ प्लांट के जीनोम के अंदर इंटीग्रेट हो जाएगा। तो फिर क्योंकि मेजर पोर्शन जो है वो ट्रांसफ़र होता है टीडीएनए, तो साइंटिस्ट ने फिर टीडीएनए को स्टडी करना शुरू किया। टीडीएनए के अंदर मेजर दो रीजन्स हैं। एक रीजन है जो फाइटो हार्मोन्स को कोड करता है, यानी कि ये ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। अब हमें पता है कि फाइटो हार्मोन्स का क्या काम है। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन के ज़रिए से उसके नंबर में इजाफा करता है, ऑक्सिन है सेल साइज में इजाफा करता है। दूसरा रीजन जो इम्पोर्टेंट है वो है ओपाइन या नोवालिन प्रोडक्शन। अब ये इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं एग्रोबैक्टीरियम की, कुछ ओपाइन प्रोड्यूस करती हैं, कुछ नोवालिन प्रोड्यूस करती हैं। तो दोनों का मकसद सेम ही है, वो उसको एज अ कार्बन और नाइट्रोजन सोर्स यूज़ करते हैं। तो इन दो रीजन को प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र करने का बैक्टीरिया को क्या फ़ायदा होता है? तो पहले तो वो ऑक्सिन और फाइटो हार्मोन्स के ज़रिए से सेल के तादाद बढ़ाएगा, जो इसकी वजह से वो ट्यूमर बन रहा है। तो जितनी तादाद बढ़ाएगा उतना ही ज़्यादा उसको ओपाइन या नोवालिन प्रोड्यूस करने की वजह से कार्बन और नाइट्रोजन सोर्स मिलेगा। तो इसको असल में बैक्टीरिया अपने फ़ायदे के लिए इस तरह से यूज़ करता है।
फिर ये भी देखा गया कि टीडीएनए को ट्रांसफ़र करने के लिए ये जो बॉर्डर हैं लेफ़्ट और राइट साइड पे, ये 20 बेस पेयर के रिपीट्स होते हैं, ये लाजमी है। क्यों? क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से टीडीएनए ने कट होना है और आगे प्लांट के जीनोम में ट्रांसफ़र होना है। तो इनमें राइट बॉर्डर यहाँ से पहले फर्स्ट कट होता है, तो इसलिए राइट बॉर्डर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये तो अभी तो हमने देखा कि ट्रांसफ़र टीडीएनए होता है। अगर पूरे मैकेनिज़्म को देखा जाए कि ट्रांसफ़र होता कैसे है, तो इस ट्रांसफ़र को कंट्रोल जो बैक्टीरिया के टीआई प्लाज्मिड के अंदर एक रीजन होता है जिसको विरुलेंस रीजन या शॉर्टली वी रीजन भी बोलते हैं। अगर हम देखेंगे यहाँ से देखें कि ट्रांसफ़र तो सिर्फ ऊपर वाले रीजन ने होने, लेकिन इसको ट्रांसफ़र करने के लिए ये विरुलेंस रीजन लाजमी है। अगर ये विरुलेंस रीजन ना हो, इसको कट कर दिया जाए, तो टीडीएनए ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। अच्छा, अब ये देखते हैं कि मैकेनिज़्म के कैसे बैक्टीरिया को पता कैसे चलेगा कि प्लांट के अंदर जो है वॉन्ड क्रिएट हो गया, तो अब मुझे अपना टीडीएनए वहाँ पे ट्रांसफ़र करना चाहिए। तो इसके अंदर ये सारा विरुलेंस रीजन इन्वॉल्व है। उस विरुलेंस रीजन में दो जीन सबसे पहले वीर ए और वीर जी, ये एक्टिवेट करते हैं बाकी वीर रीजन, बाकी जो इसके अलावा जीन्स बचते हैं विरुलेंस रीजन में, उनको एक्टिवेट करते हैं। जैसे ही कोई प्लांट के ऊपर कट आएगा तो वहाँ से फिनोलिक कंपाउंड और दूसरे शुगर्स, अमाइनो एसिड वगैरह रिलीज़ होंगी। ये फिनोलिक कंपाउंड्स जाके अटैच होंगे वीर ए से। वीर ए इनके लिए रिसेप्टर का काम करता है। जैसे वीर ए से ये इनके साथ अटैच होगा तो वीर ए जाके वीर जी जीन को, इसको, ये एंजाइम है, इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप को अटैच करेगा। अब वीर जी जो है ये बाकी विरुलेंस जीन्स के लिए एक ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर के तौर पे काम करता है। तो ये जाके बाकी जीन्स को एक्टिवेट कर देगा और वो अपना काम स्टार्ट कर देंगे। उनमें सबसे पहले वीर बी प्रोन है, पूरा जीन्स का एक ग्रुप है। ये कंपोनेंट प्रोड्यूस करता है पिलस के लिए। अब ये पिलस ज़रूरी है कि प्लांट के अंदर अगर वो टीडीएनए ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए पिलस का होना ज़रूरी है, ये वो काम करते हैं। फिर दो जीन्स हैं वीर डी1 और वीर डी2, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के तौर पे काम करते हैं। ये जो हमने बात की थी कि 20 बेस पेयर के जो रिपीट्स हैं, जो बॉर्डर्स हैं, वहाँ से कट करते हैं ये ट्रांसफ़र डीएनए को ट्रांसफ़र करने के लिए। जैसे ही कट हो जाएगा तो ये D1 जो है ये तो उससे अलहदा हो जाता है, लेकिन D2 उसके साथ ही अटैच रहता है। ये आगे हेल्प करता है ट्रांसफ़र डीएनए को न्यूक्लियस तक लेके जाने के लिए, यानी कि ये 5 प्राइम उसके एंड फॉस्फेट ग्रुप एंड के साथ ये अटैच रहेगा, न्यूक्लियस से भी बचाएगा और साथ ही ये उसको वहाँ पे न्यूक्लियस तक लेके जाएगा। फिर दो और जीन C2, C12, ये एक इन्हेंसर के तौर पे काम करते हैं, यानी कि ट्रांसफ़र की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। फिर एक और जीन है वीर ई, ये एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। वो प्रोटीन क्या करती है, ट्रांसफ़र डीएनए को एक कोटिंग उसके ऊपर कर देती है, पूरे का पूरा हर तरफ से सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के ऊपर कवर करके, जिसकी वजह से जब प्लांट के सेल के अंदर जाएगा ये डीएनए तो वहाँ पे न्यूक्लियस से बचाने के लिए। अच्छा, यहाँ पे पहले मैं बात कर चुका हूँ कि वीर जीन D2 जो है इसके ऊपर सिग्नल्स होते हैं न्यूक्लियर लोकलाइजेशन, ये इसको हेल्प करते हैं न्यूक्लियस तक लेके जाने के लिए। और ये कि न्यूक्लियस जो है वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के, क्योंकि हमें पता है कि प्लांट के अंदर न्यूक्लियस एक साइड पे होता है, तो वो बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन के पास ही आ जाता है, जिसकी वजह से इजीली ट्रांसफ़र डीएनए को साइटोप्लाज्म वाला लंबा डिस्टेंस तय करने की बजाय डायरेक्टली उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर वहाँ पे जाएगा तो रिकम्बिनेशन के ज़रिए से ये आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ से प्लांट के अंदर कट आया, यहाँ से फिनोलिक कंपाउंड रिलीज़ होंगे। ये फिनोलिक कंपाउंड जाके वीर ए रीजन से जाके जैसे कंटेक्ट में आएंगे, वो जो रिसेप्टर के तौर पे काम करता है, वीर ए फॉस्फेट ग्रुप को अटैच करेगा वीर जी के साथ। वीर जी एज एक्ट करेगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, बाकी वीर जीन्स को एक्टिवेट करेगा। बाकी वीर जीन में वीर D1 और वीर D2 इसको कट करेंगे और यहाँ से आगे प्लांट तक ट्रांसफ़र करेंगे। अब बारी आ जाती है कि ये तो था फंक्शन उसका बैक्टीरिया का नेचुरल, तो इसको हम अपने मकसद के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं।
इस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को या इस बैक्टीरियम को यूज़ करने के लिए हमें इस प्लाज्मिड को डिसआर्म करना ज़रूरी है। डिसआर्मिंग के लिए ये ज़रूरी है कि इसका जो लेफ़्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर, हमें पता है कि राइट और लेफ़्ट के दरमियान में TDNA है, हमेशा TDNA ही ट्रांसफ़र होता है। तो हमें जो भी अपना जीन दाखिल करना चाहते हैं प्लांट के अंदर, तो वो लाजमी है उसको इस लेफ़्ट और राइट बॉर्डर के दरमियान में ही होना चाहिए। तो उसके लिए हमें TDNA के हिस्सों को रिमूव कर देते हैं और वहाँ पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे डाल देते हैं। लेफ़्ट और राइट बॉर्डर ज़रूरी हैं क्योंकि यहाँ से DNA कट करके एग्रोबैक्टीरियम ने आगे ट्रांसफ़र करना होता है। फिर साथ ही यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ हम कुछ मार्कर्स यूज़ करते हैं, डोमिनेंट मार्कर्स। इनका क्या फ़ायदा है कि अगर हम एक जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर देते हैं, बैक्टीरिया के थ्रू प्लांट के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, तो हमें कैसे पता चलेगा देखने के बाद फिनोटिपिकली कैसे हम प्लांट को देख के कह सकते हैं कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे चला गया है। तो हम वहाँ पे कुछ ऐसे मार्कर साथ जीन के अंदर एंटर करेंगे जो प्लांट की फिनोटाइप को कंट्रोल करेंगे, यानी कि ऐसे करैक्टर्स को कंट्रोल करेंगे जिनको हम देखते ही अंदाज़ा लगा सकें कि हाँ हमारा प्लाज्मिड ट्रांसफ़र या जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफ़र हो चुका है। फिर ये है कि TI प्लाज्मिड को एज अ होल, जैसे ये था कि TI प्लाज्मिड पूरे का पूरा है, यहाँ पे कोई जीन हम इंसर्ट कर दें तो एज सच हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। उसकी रीज़न क्या है? उसकी 3 बड़े रीज़न हैं। एक रीज़न तो यह है कि TI प्लाज्मिड का साइज़ बहुत बड़ा है, 200 kb। इतने बड़े साइज़ के को हैंडल करना और इसको ट्रांसफॉर्मेशन इसकी इतनी आसान नहीं है। दूसरी बात, उसके अंदर ये जीन्स हैं, ऑन्कोजीन जिनको हम बोल रहे हैं, या ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन्स, जो प्लांट के अंदर बीमारी ट्यूमर प्रोड्यूस कर देंगे। इस तीसरी वजह यह है कि ट्रांसफ़र DNA जो है उसको स्पेसिफिक जगह से कट करने के लिए कोई साइट्स नहीं है, यानी कि जहाँ से हम कह सकेंगे यहाँ से हम कट करके अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए स्पेसिफिक साइट चाहिए होती हैं, तो वो TDNA के अंदर नहीं होती। तो इसके लिए हम TI प्लाज्मिड को 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं, आर्टिफिशियल प्लाज्मिड बना के। कौन कौन से? एक है कोइंटीग्रेट वेक्टर बनाते हैं, दूसरा है बाइनरी वेक्टर सिस्टम। तो इनको हम अगर बेसिक डिफरेंस दोनों के अंदर देखें कि दोनों के अंदर क्या फ़र्क है। कोइंटीग्रेट वेक्टर के अंदर TDNA यानी कि ट्रांसफ़र DNA जिसने ट्रांसफ़र होना है, और दूसरा कौन सा रीजन है? विरुलेंस रीजन। हमें पता है कि TDNA ने तो ट्रांसफ़र होना इसलिए ज़रूरी है, वे रीजन भी ज़रूरी है कि वे रीजन नहीं होगा तो TDNA आगे ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। ये दोनों एक ही प्लाज्मिड के ऊपर मौजूद होते हैं, एक बड़े से साइज़ का प्लाज्मिड बनेगा, इसको बोलते हैं कोइंटीग्रेट वेक्टर। तो एक तो हमारे पास ये यानी कि एक ओल्ड मेथड है। इससे एडवांस मेथड है अब बाइनरी वेक्टर सिस्टम। इसके अंदर क्या होगा कि जब साइंटिस्ट को इस बात का अंदाज़ा हुआ कि वे रीजन और TDNA रीजन का एक ही प्लाज्मिड पे होना ज़रूरी नहीं है, यानी कि TDNA अगर एक रीजन पे हो, वी रीजन दूसरे प्लाज्मिड पे हो, तो फिर भी वी रीजन TDNA को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो इसके अंदर 2 प्लाज्मिड यूज़ किए जाते हैं, एक प्लाज्मिड के ऊपर TDNA होता है, दूसरे प्लाज्मिड के ऊपर वी रीजन होता है। इसका फ़ायदा ये है बाइनरी वेक्टर सिस्टम का कि इसके अंदर प्लाज्मिड का साइज़ छोटा होता है, तो ईजीली ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। तो पहले देखते हैं कि कोइंटीग्रेट वेक्टर कैसे बनता है और इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। कोइंटीग्रेट वेक्टर में सबसे पहले एक इंटरमीडिएट वेक्टर प्रिपेयर किया जाता है। इंटरमीडिएट वेक्टर कैसे प्रिपेयर करते हैं? उसके लिए सबसे पहले तो हमें इकोलाई का एक प्लाज्मिड चाहिए। इकोलाई के प्लाज्मिड के अंदर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जिसको MCS यानी कि मल्टीपल क्लोनिंग साइट भी हम बोल रहे हैं, ऐसा रीजन चाहिए जिसके अंदर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर सकें। उसके बाद एक सीक्वेंस वहाँ पे अटैच की जाती है जिसको हम PBR या इसको वैसे बोलते हैं प्लाज्मिड बॉलीवर रीजन। तो इसकी भी एक सीक्वेंस वहाँ पे इंसर्ट की जाएगी। इस सीक्वेंस के अलावा मार्कर्स यूज़ किए जाते हैं। मार्कर्स वो प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन मार्कर भी होते हैं, रेस्ट्रिक्शन यानी कि बैक्टीरियल मार्कर भी हो सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन इंडिग्निक्लेज साइट्स भी हो सकती हैं। तो इन मार्कर्स का ये फ़ायदा है कि पहली बात की कि हमें ट्रांसफॉर्मेशन की आइडेंटिफिकेशन हो सके, और साथ इसके ये मार्कर्स हो गए। और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ज़रूरी है कि हमारा इंटरमीडिएट मार्कर जाके एग्रोबैक्टीरियम के अंदर
रेप्लिकेट भी होना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉपियाँ क्लोनिंग होगी तो आगे ट्रांसफ़र होगा। तो पहले इंटरमीडिएट वेक्टर बनाया जाता है। इसके अलावा एक दूसरा प्लाज्मिड चाहिए होता है जिसको हम डिसआर्म्ड टीआई प्लाज्मिड कहते हैं। डिसआर्म्ड टीआई प्लाज्मिड के अंदर क्या होगा कि हम लेफ़्ट और राइट बॉर्डर जो था टीडीएनए का उसके दरमियान वाले रीजन को डिलीट कर देते हैं। अब इस डिसआर्म्ड टीआई प्लाज्मिड में क्या चीज़ होगी, एक तो वेरुलेंस रीजन होगा जो ट्रांसफ़र के लिए ज़रूरी है, और दूसरा होगा जी टीडीएनए बॉर्डर्स हैं लेफ़्ट और राइट, और इन दोनों के दरमियान में टीडीएनए का पोर्शन डिलीट करके जिनके अंदर वो ट्यूमरल रेसिंग जीन्स उनको डिलीट करके वहाँ पे पीबीआर सीक्वेंस होनी चाहिए। अब ये चीज़ कॉमन है पीबीआर 322 जो है ये सीक्वेंस दोनों प्लाज्मिड के अंदर कॉमन है। इसका क्या फ़ायदा होगा, इस कॉमन सीक्वेंस का ये फ़ायदा होगा कि इसकी वजह से ये दोनों प्लाज्मिड आपस में होमोलोगस रिकम्बिनेशन के ज़रिए से एक प्लाज्मिड के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। ये हम देखते हैं कि कैसे होगा। अब हमारे पास इकोलाई है जिसके अंदर ये इंटरमीडिएट मार्कर है और दूसरी तरफ नीचे जो है ये एग्रोबैक्टीरियम है। हमने ये इंटरमीडिएट वेक्टर को एग्रोबैक्टीरियम के अंदर ट्रांसफ़र करना है, लेकिन इकोलाई के अंदर कोई कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड इसके अंदर नहीं है क्योंकि इसके प्लाज्मिड का हमने यूज़ कर लिया जो इस इंटरमीडिएट वेक्टर को एग्रोबैक्टीरियम के अंदर ट्रांसफ़र कर सके। तो इसके लिए हमें एक थर्ड इकोलाई की ज़रूरत होती है जिसके अंदर कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड हो। तो ये सबसे पहले क्या करेगा कि कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड अपना कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड इकोलाई को देगा। इसके बाद ये जो इंटरमीडिएट मार्कर है अब वो ट्रांसफ़र हो सकता है नीचे एग्रोबैक्टीरियम के अंदर। तो इस तरह से अब ये इंटरमीडिएट और डिसआर्म्ड टीआई दोनों के दोनों एग्रोबैक्टीरियम के अंदर मौजूद होंगे। जब ये दोनों एक ही उसके अंदर मौजूद होंगे तो ये कॉमन सीक्वेंस की वजह से होमोलोगस रिकम्बिनेशन होगा। होमोलोगस रिकम्बिनेशन की वजह से फाइनली एक ये दोनों वेक्टर मिलकर एक वेक्टर बना देंगे जिसको हम कोइंटीग्रेट वेक्टर कह सकते हैं। तो ये वाला जो इंटरमीडिएट वेक्टर का जो सारा रीजन था मल्टीक्लोनिंग साइट मार्कर्स वगैरह ये सारे इस लेफ़्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर के दरमियान में यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद बाइनरी वेक्टर सिस्टम आ जाते हैं। नाम से जाहिर है कि इसकी कोइंटीग्रेशन के हम दो प्लाज्मिड को मिलाकर एक वेक्टर बना रहे थे जिसको कोइंटीग्रेट वेक्टर बोलते हैं, लेकिन इसके अंदर उसकी भी एक लिमिटेशन है कि उसका भी साइज़ बड़ा होने की वजह से वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। दूसरी बात ये थी कि दोनों प्लाज्मिड के अंदर ये होमोलोगस सीरीज़ कॉमन होनी चाहिए। अगर और ये सारे का सारा डिपेंड करता है इस सीरीज़ पे, इस सीक्वेंस पे। अगर ये नहीं होगा, जितनी ये ज़्यादा मैच करेगी तो उतना ही रिकम्बिनेशन के चांस ज़्यादा है। अगर ये ना हो तो रिकम्बिनेशन नहीं होगा और कोइंटीग्रेट मार्कर वेक्टर नहीं बन सकता। तो इसकी ये लिमिटेशन थी। बाइनरी वेक्टर के अंदर दो वेक्टर हम यूज़ करें, साइज छोटा होगा, इजीली ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो उसके अंदर हमने पहले देखा कि टीडीएनए एक रीजन पे है, जिस प्लाज्मिड के ऊपर टीडीएनए होगा उसको हम बाइनरी वेक्टर कहते हैं या बाइनरी प्लाज्मिड बोलेंगे उसको, ठीक है। दूसरा होगा जो वी रीजन है, जो वेरुलेंस रीजन जिसको ट्रांसफ़र करने के लिए ज़रूरी है, वो दूसरे अलग से प्लाज्मिड पे होगा। तो पहला जो प्लाज्मिड है जिसको हम डिसआर्म्ड टीआई प्लाज्मिड भी कह सकते हैं, मिनी टीआई भी बोलते हैं या बाइनरी प्लाज्मिड भी बोलते हैं। ये वो होगा जिसके ऊपर टीडीएनए होगा, टीडीएनए की जगह हम जीन ऑफ इंटरेस्ट अपना इंसर्ट कर लेते हैं और इसके ऊपर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होंगे दोनों के लिए, इकोलाई के अंदर भी और एग्रोबैक्टीरियम के लिए भी, ताकि ये एग्रोबैक्टीरियम के अंदर भी रेप्लिकेट हो सके और इकोलाई के अंदर भी अपनी रेप्लिकेशन के ज़रिए से क्लोनिंग इसकी होती रहे। दूसरा प्लाज्मिड इसमें जो ज़रूरत पड़ता है वो है हेल्पर टीआई प्लाज्मिड। ये सिर्फ और सिर्फ एग्रोबैक्टीरियम के अंदर ही होगा, वहीं पे सिर्फ रेप्लिकेट कर सकता है, इसका ओरिजिन सिर्फ ये इसने वहीं पे होना है, ये इकोलाई के अंदर नहीं होगा। इसके ऊपर वेरुलेंस रीजन है तो ये ट्रांसफ़र करने के लिए ज़रूर ट्रांसफ़र इसके अंदर भी हो, ये वैसे होगा कि इसको भी हम ट्राई पेरेंटल मेटिंग कहेंगे। ट्राई पेरेंटल क्योंकि इसके अंदर भी तीसरे हमें इकोलाई या तीसरे बैक्टीरिया की ज़रूरत पड़ती है, तो वो वही है जिसके पास कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड होगा। अब ये जो बाइनरी प्लाज्मिड है इसको हमने एग्रोबैक्टीरियम के अंदर ट्रांसफ़र करना है,
तो ये ट्रांसफ़र करने के लिए कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड का होना ज़रूरी है। तो दूसरा इकोलाई अपना कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड इस इकोलाई को देगा, तो जिसकी वजह से ये बाइंडी वेक्टर को या बाइंडी प्लाज्मिड को आगे एग्रोबैक्टीरियम के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तब ये वाला जो एग्रोबैक्टीरियम है ये आगे दोनों के दोनों प्लांट के अंदर तो सिर्फ TDNA ट्रांसफ़र करना है, तो कोइंटीग्रेट के अंदर दो प्लाज्मिड मिलकर एक कोइंटीग्रेट वेक्टर बनाया था, लेकिन इसके अंदर ये जो अलग रह के हेवी रीजन वो अपनी कोडिंग वैसे ही रिसेप्टर इसके अंदर हो गए और ये वैसे ही TDNA की जगह जो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट अपना लगाया है उसको प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया।